तो सबसे पहले हमें लास्ट क्लास का रिवाइज करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था जिसको हम शब्दों में ऐसे लिखे थे कि वेलोसिटी हैज़ हिस्ट्री बट एक्सेलरेशन डज नॉट हैव एनी हिस्ट्री। इसके कहने का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक चलती हुई ट्रेन से एक बॉल को जस्ट खिड़की से बाहर हाथ किया और बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो अब किस फ्रेम में थी वो? पहले तो वो ट्रेन के फ्रेम में थी जब तक हम उसे पकड़े हुए थे, और जैसे ही उसको छोड़ा, जैसे ही उसको ड्रॉप किया, वो ग्राउंड फ्रेम में आ गई, ठीक है। अच्छा, तो अब उसके पास वेलोसिटी की हिस्ट्री रहेगी, मतलब जिस मोमेंट पे उसे छोड़ा गया है जो ट्रेन की स्पीड थी वही उसकी स्पीड रहेगी ग्राउंड फ्रेम में भी। लेकिन अगर ट्रेन एक्सीलरेट कर रही होती और उसका एक्सेलरेशन मान लो सपोज कुछ होता ट्रेन का, तो जैसे उसको छोड़ा है वो ट्रेन के फ्रेम से मुक्त हो गई, तो एक्सेलरेशन तुरंत जिस फ्रेम में आ गई हो वो उस फ्रेम का हो जाएगा। तो इस केस में ट्रेन से जैसे ही छोड़ा है हमने, वहाँ पे एक्सेलरेशन उसका अब ग्राउंड फ्रेम है, यानी कि जी हो जाएगा। ग्राउंड में एक्सेलरेशन जी लगता है। तो कहने का मतलब कि वेलोसिटी की हिस्ट्री होती है कि जिस फ्रेम में थी वो पहले उसको कंटिन्यू करेगी, लेकिन एक्सेलरेशन की कोई हिस्ट्री नहीं होती। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। फिर यूनिफॉर्म मोशन को डीपली स्टडी किया। यूनिफॉर्म मोशन है अगर मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि स्पीड कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में एक ही तरफ जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ये वन डायमेंशनल मोशन है। अच्छा, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा इस केस में, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज़ बाय डेफिनेशन डिफरेंशिएशन ऑफ वी, एंड वी इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, इसीलिए एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, ठीक है। फिर कुछ कुछ सवाल देख लिए थे। फिर वन डायमेंशनल मोशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, तो हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। वन डायमेंशनल मतलब एक ही लाइन के क्रॉस चल रहा है, तो अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो इन दिस सिचुएशन वी कैन यूज़ दीज थ्री इक्वेशंस, है ना। हमेशा याद रखना, कभी ऐसा मत कर देना एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये यूज़ कर दी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी यूज़ करवाएंगे इन्हें। और इनको रखने के लिए हमें साइन कन्वेंशनली रखना पड़ता है, कि ऐसे कुछ भी रैंडम नहीं रख सकते। वैल्यूज़ अगर सब्सटीट्यूट करनी है तो हमें डायरेक्शनल सेंस होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल में अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया। वर्टिकल में पॉजिटिव वाई को पॉजिटिव माना है तो नेगेटिव वाले सारी चीज़ें नेगेटिव हो गई। तो बस कुल मिला के हमें अपना डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ता है, फिर हम लगाते हैं इन इक्वेशंस को। सो इसकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। कुछ एग्जांपल्स तो देखे हमने, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करोगे तब ये बहुत अच्छे सेंस से खुलेगा टॉपिक, ठीक है। और ये होमवर्क भी था एक, इससे रिलेटेड रिज़ल्ट याद रखने थे कि अगर ग्रेविटी के अंदर मोशन हो रहा है तो हम कुछ कुछ रिजल्ट्स डायरेक्टली याद रख सकते हैं, और बहुत इजीली उनको इक्वेशन ऑफ मोशन से डेराइव भी कर सकते हैं। कि पार्टिकल अगर प्रोजेक्ट किया गया यू वेलोसिटी से ऊपर, तो वो कितनी हाइट रीच करेगा? वो यू स्क्वायर बाय 2g हाइट रीच करेगा मैक्सिमम, फिर वापस आ जाएगा। और टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम होगा यू बाई जी, नीचे आने का टाइम भी यू बाई जी, और टोटल टाइम ऊपर नीचे का 2u बाई जी, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, अगर पार्टिकल को ड्रॉप किया गया h हाइट से, तो टकराते टाइम उसकी स्पीड होगी √2gh, और √2h/g का उसको समय लगेगा नीचे आने में, ठीक है। होमवर्क था कि इनको डेराइव करना है यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ऊपर वाले जो भी रिजल्ट यूज़ किए थे हमने, उसमें ये मान के किया था कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। एयर रेजिस्टेंस होता अगर, तो एयर रेजिस्टेंस होता तो फिर कुछ और भी आ जाता, जिसके बारे में अभी अपन चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट देखा कि ऊपर से नीचे से ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो नेट फर्स्ट और थर्ड सिचुएशन के बीच नेट डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है, लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? पूरा निकालो, यहाँ से ऊपर तक का डी, फिर नीचे तक का फिर डी, तो ऐड कर दिया। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल देख लिया था यहाँ पे, ठीक है। फिर ये सब रिवाइज करना था। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ वन डायमेंशनल मोशन। अक्षत, होमवर्क किया क्या इसका, काइनेमेटिक्स का? सर 2.4। 2.4 नहीं, 6.4
4 and 6.5। सर 6.3 कर ली, मतलब वहां तक हो गया। अच्छा, तो इसको कंप्लीट करना, क्योंकि फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं फिर आज। मतलब यस मुझे सर, उम्मीद सर थी कि अभी तो क्लास देखी थी। हाँ, चलो तो अब आगे बढ़ रहे हैं। अब तुम्हारे पास ज़्यादा पेंडिंग होमवर्क हो जाएगा, इस क्लास का भी और पिछली क्लास का भी, तो प्लीज़ इसको सॉल्व कर लेना, नहीं तो फिर पाइल अप होते होते फिर दिक्कत हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अपन वन डायमेंशनल मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब क्या करना है। एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, तो इसका मतलब वो जो तीन इक्वेशन थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या यूज़ करेंगे, तो फिर हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ेगा। सो व्हेन acceleration of a particle is not constant, then we have to consider the differential and integral relationship of v, a, s and t। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। अब किसी भी चीज़ का रेट जैसे v है, तो v इज़ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मैथमेटिकली कैसे लिखें इसको, v इज़ नथिंग बट ds बाय dt। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन है ये। ठीक है, तो ये चीज़ लिखते जाओ, वेयर v इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये यूज़ करेंगे अब, है ना। ठीक है, अच्छा अगर वेलोसिटी तीन डायमेंशंस में हो, इफ़ velocity is in three dimensions which are x, y and z, तब ये रिलेशन कैसे लिखाएगा, ये रिलेशन लिखाएगा v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, पहले एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे आई कैप, प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप, प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ये नोट इस, करके लाना है। हाँ ये नोट करना है एकदम। तो थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ, अच्छे से नोट करो। ये पहली चीज़ किसकी डेफिनेशन है, ये वेलोसिटी की। तो मतलब कुल मिला के हमें ऐसे याद रखना है कि वेलोसिटी इज़ नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम छोटा सा ऐसे एरो बना के लिख लेंगे, वेलोसिटी इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो एस था ये तो सभी डायमेंशंस में था इफेक्टिवली डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर एक्स और वाई और जेड में अलग अलग दिया हो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, तो फिर हम कुछ इस तरीके से तीनों में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके लिख देंगे।
जैसे एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट is given by s is equals to 3t square plus 5t minus 6, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो फाइंड वेलोसिटी। if velocity is 3 dimension है ना? हाँ हाँ, ये ऊपर वाला 3 डायमेंशन में, अच्छे से नोट कर लो इसको, 3 डायमेंशंस। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, केवल एक ही डायरेक्शन में दिया है, मान लो सपोज आई कैप। तो फिर हमें बताना है कि फाइंड वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर बताओ, तो क्या करना है, सिंपली एस को डिफरेंशिएट करना है। किस डायरेक्शन में आएगा आंसर, आई कैप में आएगा, दिख ही रहा है इसको देख के। सो डी वी बाई वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली टर्म क्या है, 3t², इसका डिफरेंशिएशन आएगा 6t, प्लस 5t का डिफरेंशिएशन आएगा 5, और माइनस 6 का डिफरेंशिएशन आएगा 0। तो ये कर दिया, आई कैप लगा दिया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 6t + 5 आई कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। नोट करते जाओ आराम से इसको। हाँ सर। नेक्स्ट सिचुएशन में मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2 डायमेंशन में दिया हुआ है। एक है साइन टी आई कैप प्लस 3t² प्लस 6 जे कैप, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो फाइंड वेलोसिटी वेक्टर। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, उसी तरीके से कि पहले क्या करना, वेलोसिटी अब 2 में आंसर आएगा, एक तो आई कैप और एक जे कैप में। आई कैप के साथ क्या आएगा, जो डिस्प्लेसमेंट में एक्स के साथ आई कैप के साथ लिखा हुआ है इसको एक्स बोल दो, डिस्प्लेसमेंट में जो वाई के साथ लिखा हुआ है इसको वाई बोल दो। यहाँ पे आएगा dx बाई डी टी, और यहाँ पे आएगा dy बाई डी टी। z 0 है ना, तो आएगा ही नहीं वो, dz बाई डी टी 0 हो जाएगा। तो 2 ही डायमेंशन में तो 2 ही आएंगे। तो dx बाई डी टी, तो साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन t का डिफरेंशिएशन होता है कॉस t, ठीक है। तो कॉस t आई कैप प्लस dy बाई डी टी, इस चीज़ का डिफरेंशिएशन, तो ये हुआ 6t + 0, केवल 6t लिख देते हैं, तो 6t j कैप। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द आंसर। एक और एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है 3 डायमेंशन में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज साइन t प्लस कॉस t आई कैप प्लस साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t जे कैप प्लस 5t³ के कैप। अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी वेक्टर लिखना है। तो वेलोसिटी वेक्टर इज, पहले इसका डिफरेंशिएशन, साइन t का डिफरेंशिएशन होता है कॉस t, और कॉस t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करके आई कैप चिपका दिया। फिर साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t, ये 1 होता है ना, t की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ये 1 निकल के आएगा। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। सो 0 जे कैप, बिकॉज दिस इज 1, प्लस
इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन 3 5 15 15 टी स्क्वायर के कैप। फिर अच्छे से लिख दिया इसको, जे कैप का टर्म 0 हो गया तो केवल आई कैप और के कैप बचा। सो कॉस टी माइनस साइन टी आई कैप प्लस 15 टी स्क्वायर के कैप। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल डेफिनेशन है वेलोसिटी की, ऐसे अपन को याद रखना है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि एसिलरेशन कांस्टेंट हो चाहे नहीं। ठीक है, नोट कर लो इसको। उसके बाद नेक्स्ट एसिलरेशन। तो एसिलरेशन बाय डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो डिफरेंशियल रिलेशन क्या होगा इसका? एसिलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ये मिल गया हमें। ठीक है, अगर वेलोसिटी 3 डायमेंशन में दी हुई है, इफ़ velocity is given in 3 dimensions, vx vy and vz, तो फिर एक्सीलरेशन क्या होगा? इंडिविजुअली सबका डिफ्रेंसिएशन कर दो। डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ वी वाई जे कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ वी जेड के कैप। ये हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमें डिफरेंशियल रिलेशंस याद रखने हैं। तो डिफरेंशियल रिलेशंस क्या है, इनको समराइज़ करते हैं। केवल 2 चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखना है? वेलोसिटी के डेफिनेशन है डी एस बाई डी टी। ठीक है, और वेक्टर साइन लगा लो। एंड एक्सीलरेशन इज डी वी बाई डी टी। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। दोनों पे 2 लिखा गया, ये पहली और ये दूसरी। बस ये 2 इक्वेशन याद रखनी है, बेसिक इक्वेशंस हैं। और कैसे आई ये इक्वेशन? डेफिनेशन है उनकी। ठीक है, अब मानो हमने फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा? v डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू, एक तरफ से आएगा डी एस बाई डी टी और दूसरी तरफ से आएगा डी वी बाई डी टी। तो डी टी से डी टी कट जाएगा, तो क्या बनेगी इक्वेशन? v इज इक्वल्स टू वी बाई ए इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी वी। तो इसको रीअरेंज करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं, v डी वी इज इक्वल्स टू ए डी एस। ठीक है, या और इस फॉर्म में लिख सकते हैं, v डी वी बाई डी एस इज इक्वल्स टू ए। तो ये तीसरी इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, लेकिन नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि दोनों से ही मिलके बनी है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई। तो दीज आर 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस। इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज़ करके हम इंटीग्रेशन की इक्वेशन भी फ्रेम कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यूजिंग these 3 equations we can
राइट द इंटीग्रल इक्वेशंस। बहुत आसान है। तो पहली इक्वेशन उठाई हमने यहाँ से, ठीक है। क्या है पहली इक्वेशन? v इज इक्वल्स टू डी एस बाय डी टी। तो अब इंटीग्रल डिफरेंशियल एलिमेंट क्या है? डिफरेंशियल एलिमेंट ये है और ये है। हम इंटीग्रेशन का स्ट्रक्चर किस फॉर्म में जानते हैं? इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे ऐसे साइन, यहाँ पे कुछ लिखा रहता है और यहाँ dx लिखा रहता है ना। तो ऐसा बनाया जा सकता है कि हाँ, बनाया जा सकता है। इन डिफरेंशियल एलिमेंट्स को सेपरेट कर लो। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से v dt इज इक्वल्स टू डी एस लिख लिया। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया। सो v dt इज इक्वल्स टू डी एस का इंटीग्रेशन दोनों साइड। तो ये बन गई हमारी पहली इंटीग्रल इक्वेशन। ये बात समझ में? यस सर। प्रोसेस देखो, कुछ नहीं, बस इन डिफरेंशियल एलिमेंट्स को हमने अलग कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जो डिफरेंशिएशन में 1 के अपॉन 1 लिखे हुए थे वो रेशो में, यहाँ पे हमने अलग करके दूसरी तरफ ले गए उसको जस्ट। तो ये हो गई पहली। दूसरी देखो आप, दूसरी बेसिक इक्वेशन क्या थी? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। सो एक्सेलरेशन इज डी वी बाय डी टी। इस डी टी को इस तरफ ले गए, लेगा ये लो, ए डी टी इज इक्वल्स टू डी वी। सो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया आप, ए डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। ये दूसरी डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशन बन गई। ऐसे तीसरी को तो पहले सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया? पहली इक्वेशन डिवाइडेड बाय दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या है? v अपॉन दूसरी इक्वेशन a इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय डी वी बाई डी टी। तो डी टी से डी टी कटा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी? डिफरेंशियल इक्वेशन बनी यहाँ पे v डी वी इज इक्वल्स टू a डी एस। ये बन गई इंटीग्रल इक्वेशन। क्या होगी इंटीग्रल इक्वेशन? इसका इंटीग्रल साइन लगा देंगे दोनों साइड। तो द इक्वेशन इज v डी वी इज इक्वल्स टू a डी एस इंटीग्रेशन। ये तीसरी इंटीग्रल इक्वेशन बन गई, है ना। तो कुल मिला के हमारे पास बेसिक 2 चीज़ें याद रखनी और उससे फिर ये सब डिराइव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तुम्हें एक इंटीग्रेशन का चीज़ याद दिलाता हूँ। जैसे ऐसा लिखा हुआ है 5x² dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इस 5 को बाहर निकाल सकते हो? ऐसा सही लिख रहा हूँ क्या मैं? इंटीग्रेशन के ऑपरेशन से 5 बाहर आ जाएगा। नहीं सर। सोचो अच्छे से, क्या सीखा था? मेमोरी थोड़ी फेड अवे हो गई है। बिल्कुल आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है इंटीग्रेशन के सिंबल से। ऐसे डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाना पड़ जाए कहीं पे, जैसे 5t², तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाता है 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ t²। ये तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ये ऐसा क्यों किया? सिंस 5 इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वक्त के साथ चेंज नहीं हो रहा है, या एक्स के साथ चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि हमेशा कुछ भी वेरी कर लो उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो अगर इस इक्वेशन पे फोकस करो, उसको मैं यहाँ फिर से लिख लेता हूँ। पहली इंटीग्रल इक्वेशन, हाँ, ये वाली इक्वेशन पे फोकस करो, ये वाली सेकेंड वाली पे। तो वो उसको मैंने यहाँ पे लिखा ए डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, दोनों साइड इंटीग्रेशन। तो ए अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ सकता है। इफ़ ए इज़ कांस्टेंट
तो इंटीग्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। अब डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी टी मतलब 1 का इंटीग्रेशन, तो दैट इज़ टी, ठीक है। और डी वी मतलब v का इंटीग्रेशन, दैट इज़ v। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी u थी, इनिशियल वेलोसिटी। जब टाइम t था तो रैंडम कुछ वेलोसिटी v हो गई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a t माइनस 0, और यहाँ पे लिखेंगे v माइनस u। तो ये इक्वेशन कैसे बन गई, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। तो फर्दर सॉल्व किया इसको, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही होती है फर्स्ट इक्वेशन। तो इस तक हम कैसे पहुंच पाए, इस तक हम तभी पहुंच पाए जब a कांस्टेंट था। अगर a कांस्टेंट नहीं होता तो हम इसको बाहर नहीं ले पाते, a को बाहर नहीं ले पाते और फिर इंटीग्रेट नहीं कर पाते। तो इंटीग्रेट करके आंसर में ऐसे लिख पाए हम, ओनली इफ a इज़ कांस्टेंट। ठीक है, ए कांस्टेंट है तभी इसको कांस्टेंट को बाहर ले पाए इंटीग्रेशन साइन से। तो ये पहली इक्वेशन आ गई, नोट करते जाओ ये। तो इसका टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ए कांस्टेंट व्हेन ए इज कांस्टेंट। ठीक है, यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये पहली इक्वेशन आ गई, नोट करते जाओ ये अच्छे से। ये तुम्हें 4-5 बार जब पेन चला के खुद से डिराइव करोगे ना, तब समझ में आएगा कि बहुत इजी है ये। अभी हो सकता है लेटर्स नाच रहे हो, तो ये हमें होमवर्क भी करना है, इसलिए इसको मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए ये वाला डिफरेंशियल एलिमेंट यूज़ किया। ये डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे आया था, तो यहाँ से हम शुरू से करते हैं, v इज़ इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से v डी टी इज इक्वल्स टू डी एस ऐसे लिख लिया। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ठीक है, अब v क्या है, v जो है वो पहले इक्वेशन से u प्लस ए टी आ चुका है। सो यूज़ v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी फ्रॉम 1। तो ये यूज़ किया, तो नेक्स्ट स्टेप में v की जगह क्या लिख दिया, v की जगह लिख दिया u प्लस ए टी डी टी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, लेफ्ट हैंड साइड टाइम के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है, राइट हैंड साइड डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है। तो लेट्स से जब टाइम 0 था तब डिस्प्लेसमेंट 0 था, और किसी रैंडम टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब इस चीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए खोलना पड़ेगा, खोल दिया। तो पहला इंटीग्रल बना u डी टी, और दूसरा इंटीग्रल बना a टी आया यहाँ से, और डी टी ये बन गया, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ठीक है, अभी u कांस्टेंट है। u कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि जब शुरू हुआ है तब उसकी फिक्स्ड वेलोसिटी रहेगी। उस मोमेंटरली जब टाइम 0 है u की वैल्यू फिक्स्ड रहेगी। सो u इज़ कांस्टेंट, तो u को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस एसिलेशन इज़ कांस्टेंट, ये तो मान के ही सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना। तो a को ही बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, टी डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे हमने क्या माना है, यहाँ पे बोला है बिकॉज u इज़ कांस्टेंट एंड a इज़ कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है, तभी इस वजह से हम ये कर पाए। ठीक है, और u डेल्टा, अब ये इसका इंटीग्रेशन, तो टाइम का डी टी का इंटीग्रेशन t लिमिट्स 0 से t प्लस a टी डी टी का इंटीग्रेशन
t की पावर 1 है तो एक पावर बढ़ के आ जाएगी, सो t²/2 ये इंटीग्रेशन हुआ इसका 0 से t इज इक्वल टू ds का इंटीग्रेशन s, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से s। ठीक है, अब बस लिमिट्स लगा दी यहाँ पे। सो u t-0 प्लस यहाँ पे a t²/2 माइनस 0²/2 ये हो गया, इज इक्वल्स टू s-0 कर दिया आप हिसाब बराबर। u t 0 से 0 प्लस ये वाली चीज़ 0 तो ये हुआ at²/2 एंड इस तरफ आया s। यही होती है इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड वाली, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। तो ये आ गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे डेराइव होके। नोट करो इसको स्टेप बाय स्टेप। Yes, sir. हुआ लिखा? ये से लिख लिया। बचा था। करो कंप्लीट। हो गया सर। क्या अब बची तीसरी इक्वेशन v² माइनस u² इक्वल टू 2s। उसके लिए हम ये डिफरेंशियल ये इंटीग्रल रिलेशन उठाएंगे। ठीक है, तो तीसरे पे आ जाते हैं आप। तीसरे के लिए दोनों इक्वेशन लिख ली, बेसिक इक्वेशन v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी और a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। दोनों को कर दिया डिवाइड, तो डिवाइड करके क्या बना, v बाई ए इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी और डी वी बाई डी टी। तो डी टी से डी टी कटा, ये बना अपने पास v डी वी बाई डी एस इज इक्वल्स टू ए। ये तीसरी इक्वेशन बन गई। अब इसका यूज़ करते हैं हम इंटीग्रल इक्वेशन बनाने के लिए। तो बनाए इसको, यहाँ पे लेके आए ऑन द फ्लोर। तो वी डी वी एक तरफ, वी डी वी एक तरफ, इज इक्वल्स टू ए डी एस दूसरी तरफ। इंटीग्रेशन का साइन लगाया यहाँ पे, ये क्या बनी, ये बनी वी टी वी, मतलब v की पावर 1 है तो मतलब v का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट तो उसको बाहर निकाल लिया और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा, ए डी एस। डी एस मतलब केवल एस, क्योंकि 1 डी एस का इंटीग्रेशन एस होगा। तो कुल मिला के अपने पास ये बना v²/2 इज इक्वल्स टू ए एस। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर थी तब डिस्प्लेसमेंट 0 था, है ना, क्योंकि अपन मान के चल रहे हैं कि शुरुआत में उसका मार्क 0 था, 0 मार्क से शुरू हुआ वो।
और जब v वेलोसिटी अचीव हो गई तब डिस्प्लेसमेंट s हो गया। सो लिमिट इज़ फ्रॉम u से v वेलोसिटी के लिए और 0 से s डिस्प्लेसमेंट के लिए, u से v वेलोसिटी के लिए और 0 से s डिस्प्लेसमेंट के लिए। इसको फर्दर सॉल्व किया तो पहले आएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू a इंटू एस माइनस 0। तो अब 2 कॉमन लेके उस तरफ पहुंचा दिया, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये इक्वेशन बन गई अपने पास तीसरी ना। तो बचपन में हम 9th क्लास में ये इक्वेशन ग्राफिकली निकालते थे। वो ट्रिपेजियम बना लेते थे, एक ट्रिपेजियम का एरिया लिखते थे तो ग्राफिकली आता था। वहाँ पे भी क्या मानते थे कि वी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। याद करो 9th क्लास में क्या करते थे, वी ग्राफ बनाते थे। यहाँ इनिशियल u वेलोसिटी से ऐसे ग्राफ ऊपर चढ़ जाता था यहाँ तक। किस टाइम तक? किसी रैंडम टाइम t तक कंसीडर करते थे 0 से t के लिए। तो वी ग्राफ का एरिया क्या देता है? वी ग्राफ का एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। तो उससे डिस्प्लेसमेंट लिखते थे हम। कैसे लिखते थे? इस ट्रेपेजियम का एरिया। ये बात समझ में आ रही है? मतलब बात याद आ रही है ये वाली 9th क्लास की? तो एरिया लिख देते थे हम। तेज़ी से लिख के बताऊँ कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट को लिखते थे इसका एरिया, ये वाला पॉइंट है v, ठीक है। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया इज़ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये प्लस ये, दैट इज़ u प्लस वी इंटू टाइम। ये लिख देते थे, ठीक है। अब v को उठा क्या लिखते थे? v की डेफिनेशन होती थी u प्लस 80। यहाँ पे लिख दिया हाफ, v की जगह लिखा u प्लस 80 इंटू टाइम। तो ये हाफ 2u प्लस 80 इंटू टाइम, 2 से किया मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोल के, तो हमारे पास आ जाता था हाफ ut, टी स्क्वायर नहीं है सॉरी टी ही है। सो हाफ से हाफ कट जाता था, लेकिन इसके लिए हाफ हो जाता था यू टी प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, ऐसे डिस्प्लेसमेंट आ जाता था। ये प्रोसेस याद आ रही है? तो वहाँ पे हमारा असम्पशन था कि ये स्लोप कांस्टेंट है इसका। तो अब सोचो ये स्लोप क्या होता है? यही तो होता है डी वी बाई डी टी, और यही एक्सीलरेशन होता है। और ये स्लोप मतलब कि स्लोप वॉज कांस्टेंट। स्लोप वॉज कांस्टेंट मतलब क्या कांस्टेंट? एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। तो स्लोप कांस्टेंट था, इसका मतलब हमने एक्सीलरेशन को कांस्टेंट मान के सॉल्व कर दिया था, एरिया निकाल दिया था ट्रेपेजियम का। एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, मान लो सपोज ऐसा होता स्लोप इसका, तब इसका एरिया कैसे लिखते? इसका एरिया नहीं लिख पाते हम ऐसे कुछ ट्रेपेजियम टाइप, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन बन गया इसलिए ट्रेपेजियम बना। तो इसको फिर हमें कुछ अलग करना पड़ता, जो अभी नहीं समझना है हमें, ठीक है। तो couldn't have calculated area by area of trapezium। तो ऐसे निकालते थे वहाँ पे। तो अब उससे तो बड़े हो गए अपन एरिया वेरिया वाले मेथड से, अब कैलकुलस यूज़ करेंगे। तो अब हमारे सामने 11th में ये सिचुएशन आएगी, ऐसा सवाल आएगा कि डेराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। तो कैलकुलस रिलेशन से ऐसे सॉल्व करना है हमें, ग्राफ व्राफ बनाने ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉन्शियसली दिमाग में तुम्हें रिलेट करना है कि यही सिचुएशन में हमने किया। जब टाइम ज़ीरो है तो हमने माना कि इनिशियल वेलोसिटी u है, और जब टाइम रैंडम कुछ t पहुंच गया तो इनिशियल वेलोसिटी v पहुंच गई। लिमिट्स यहाँ से चेक कर सकते हो। आया ये समझ में? नोट कर लो इसको। तो जो हमने बहुत ही जनरल केस के लिए चीज़ें पढ़ी थी 9th क्लास में कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, बहुत सारे ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमने सिंपल फार्मूलेज लगा दिए थे और लीनियर बन गई थी सारी चीज़ें।
लेकिन अब यहाँ पे कुछ कुछ कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो हमें कैलकुलस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कैलकुलस पे उतर जाएंगी सारी बातें। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी बात पे। तो लिखो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, displacement time equation of a particle moving along x-axis, is given by x is equals to 20 plus t cube minus 12t in SI units, यानी कि मीटर्स। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्ट, फाइंड position and velocity of particle at time t is equals to 0. ठीक है, बी state whether the motion is uniformly accelerated or not. Uniformly accelerated or not. ठीक है, और तीसरा लिखो find position of particle when the velocity of particle is 0. When the velocity of particle is 0. ठीक है, क्वेश्चन नोट करो, फिर अपन इसको अच्छे से समझ के हुए पढ़ेंगे। तो फिज़िक्स में जब भी कभी हमारे सामने सवाल आ जाए, उसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, और इतने फोकस के साथ पढ़ना है कि एक बार में हमें सारी चीज़ें हम उससे उठा लें, जो जो चीज़ें वो बताना चाह रहा है, और हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। फर्स्ट टाइम में ही क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज़ कंक्लूजन बनाते हुए आगे बढ़ना है। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन दी है सवाल में? डिस्प्लेसमेंट टाइम। ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो मतलब यहाँ से पिक्चर बन जानी चाहिए, पार्टिकल कैसा मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के लो, लेट से ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इज़ गिवन बाय एक्स इज इक्वल्स टू 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t। ठीक है भाई, तो टाइम के टर्म्स में ये एक्स का पोजीशन दिया हुआ है कि कहाँ पे होगा वो एक्स क्या होगा, है ना, इन SI यूनिट्स। फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0। तो पहला पार्ट t इक्वल टू 0 पे पोजीशन बतानी है, मतलब x कितना होगा एट t इक्वल टू 0। x की इक्वेशन में t 0 रखना पड़ेगा, तो रख दिया, 20 प्लस 0 क्यूब माइनस 12 इंटू 0, यानी कि 20 मीटर। तो लेट्स से अगर ये ओरिजिन है तो t इक्वल टू 0 पे वो 20 मीटर पे होगा, है ना, यहाँ पे कहीं पे होगा 20 मीटर, t इक्वल टू 0 पे। तो ये आंसर हो गया पहले का, बहुत बढ़िया। फिर स्टेट वेदर द मोशन इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉट, हमें बताना है ये जो मोशन हो रहा है इसका, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हो रहा है या नहीं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाए। और अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना आए, कांस्टेंट ना आए मतलब कि वेरिएबल आ जाए। एक्सेलरेशन इज़ वेरिएबल ऑफ इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन के बारे में कैसे पता करें, हमें तो x दिया हुआ है केवल, तो कोई बात नहीं, x दिया हुआ है तो dx/dt से हम वेलोसिटी के बारे में पता कर सकते हैं। और एक बार वेलोसिटी का फंक्शन आ गया तो उसको डिफरेंशिएट करके
एसिलरेशन का फंक्शन पता कर सकते हैं। तो पहले तो x को डिफ्रेंशिएट कर दो तो v आ जाएगा। तो 0 का डिफ्रेंशिएशन इज 20 का डिफ्रेंशिएशन इज 0, टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन इज 3t स्क्वायर माइनस 12t का डिफ्रेंशिएशन -12। तो यहाँ पे लिखा अच्छे से 20 माइनस एक्स क्यूब 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t, ये x दिया हुआ है। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा dx बाई dt, यानी कि इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन 20 का डिफ्रेंशिएशन 0, टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3t स्क्वायर माइनस 12t का डिफ्रेंशिएशन -12। तो ये हमारे पास आ गया फाइनली 3t स्क्वायर -12। लेकिन हमें इससे नहीं, हमें तो एसेलरेशन से मतलब है। तो एसेलरेशन का इसका भी डिफ्रेंशिएशन एक और बार, तो एसेलरेशन इज dv बाई dt। इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। 3t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया, 3t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इज 6t माइनस 12 का डिफ्रेंशिएशन इज 0। तो ये हमारे पास बना 60। तो एसेलरेशन इज 60। ठीक है, तो बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? टाइम कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। टाइम इज़ या तो ज़ीरो हो सकता है शुरुआत में, या तो पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा हमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, हमें तो बताना है कि वेरिएबल है या नहीं। तो क्लियरली दिख रहा है 60 वेरिएबल है, टाइम की वैल्यू चेंज होगी तो एसिलरेशन चेंज होगा। तो यहाँ से हमने बोला एसिलरेशन इज वेरिएबल। तो क्या हुआ इसका आंसर, नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन। ये हो गया आंसर। ठीक है, दूसरे का तीसरा बोल रहा है वो, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। उस मोमेंट पे तुम्हें पार्टिकल की पोजीशन बतानी है जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो अब बहुत ही आसान सा सवाल होगा ये। वेलोसिटी का फंक्शन क्या है, 3t स्क्वायर -12। तो वेलोसिटी इज 0, इसका मतलब 3t स्क्वायर -12 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से t इज इक्वल्स टू या तो 2 या तो -2 सेकेंड्स। तो -2 तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा टाइम। तो +2 सेकेंड्स, मतलब कि हमें इसकी पोजीशन बतानी है जब समय 2 सेकेंड्स हो जाए। तो वो कैसे बताएंगे, x की वैल्यू में रख देंगे बस, और क्या। यहाँ पे 20 तो 20 ही रहेगा, प्लस टी क्यूब यानी कि 2 क्यूब -12t, t इज़ 2। तो यह है हमारे पास 20 प्लस 2 क्यूब का होता है 8 और -24। तो ये हुआ अपने पास 20 प्लस 8 इज़ 28, 28 माइनस 24 इज़ 4 मीटर्स। इसका मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये कहाँ पे होगा, 4 मीटर पे, है ना। और यहाँ पे इसकी स्पीड 0 होगी, रुक जाएगा ये यहाँ पे मोमेंटरीली। ठीक है। अच्छा अब तुम सोच रहे होगे ऐसा कैसे कि ये आगे जाना चाहिए था। क्यों जाना चाहिए था आगे, वो तो एसिलरेशन किस तरफ हो रहा है, किस तरफ वेलोसिटी, उसके हिसाब से आगे पीछे जाएगा। अब हमेशा एसिलरेशन तो पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी तो नेगेटिव भी है। देखो टी अगर 0 रख दिया तो -12 हो रही है, तो शुरुआत में वो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसा कुछ होगा कि इस पे जब टी इक्वल टू 0 पे था तो ऐसे ट्रैवल करना शुरू हुआ और फिर इस पॉइंट पे आके रुका और फिर वापस जाएगा, फिर एसिलेट हो फिर निकल जाएगा आगे, क्योंकि फिर वेलोसिटी भी उसी तरफ है और एसिलरेशन भी उस तरफ है। तो इसका आंसर हो गया 4 मीटर। इसको नोट कर लो अच्छे से। समझ में आया ये? सबसे पहले तो ये बताओ।
कर लिया सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल in a straight line is v is equals to 10 plus 2t plus 3t square in SI unit, that is मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है टाइम के साथ, ठीक है। सो फाइंड ए पार्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल from the mean position at time t is equals to 1 second if it is given that displacement is 20 meters at time t is equals to 0. Second, acceleration time equation, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है और बताना है पहले सवाल में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। पहले तो लिख लो इस क्वेश्चन को आराम से समझते हैं, कोई जल्दी नहीं है। इम्पॉर्टेंट है समझना, भले ही टाइम लगे। तो अब वर्ड बाय वर्ड पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा है? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से हमने इमेज बनाई कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है भाई। उसकी वेलोसिटी का फंक्शन ये दिया हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हमें क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट बनाओ पार्टिकल का मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन मतलब शुरुआत वाली पोजीशन से, ठीक है। और शुरू में क्या दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर एट t इक्वल टू 0। शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट जब टाइम 0 था तो 0 नहीं है लेकिन 20 मीटर है। जो ऊपर इक्वेशन डिराइव कर रखी है हमने उसमें 0 टाइम पे 0 डिस्प्लेसमेंट माना था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? 0 टाइम पे 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। पहली इक्वेशन हम क्या लिखें? वेलोसिटी का इक्वेशन दी हुई है। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है ds बाय dt, ठीक है। जो दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है? 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। तो अगर हमें यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन अगर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस dt को इस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी इंटीग्रल इक्वेशन, ds इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर dt। इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड। अब लिमिट्स लगाते टाइम उस इंफॉर्मेशन का यूज़ होगा कि जब समय 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 20 था। तो हमने कहा चलो भाई, जब समय 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 20 था। अब 0 नहीं लिखा यहाँ पे, है ना। बहुत गौर करने वाली चीज़ है ये, ठीक है। और जब समय कुछ रैंडम t हो जाएगा तब डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा। तो हमारे पास s का फंक्शन आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन किया, ds का इंटीग्रेशन क्या होता है? s, एंड दिस टाइम द लिमिट्स आर फ्रॉम 20 से s, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10 इंटू टी, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से t, प्लस 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2t स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से t। फिर अगला क्या? 3t स्क्वायर, 3t क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ तक? 0 से t। अब उठा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी।
एस के लिए क्या लिखो, एस के लिए लिखो एस माइनस 20, क्योंकि लिमिट्स एस से 20 तक है। पर यहाँ पे 10, टी की लिमिट्स कहाँ, टी माइनस 0, सो टी माइनस 0 प्लस 2 से 2 तो कट जाएगा, टी स्क्वायर बचा, तो टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 टी क्यूब, यानी कि टी क्यूब माइनस 0 क्यूब। ये हो गया हमारे पास। अब s माइनस 20 इज इक्वल्स टू 10t प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। दूसरी तरफ लेके हमें तो s चाहिए एक तरफ, है ना, तो s इज इक्वल्स टू 20 को उस तरफ लेगा, तो 20 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर नहीं, ये तो फंक्शन आया है। उसने तो क्या पूछा है कि मीन बताओ इसकी जब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पोजीशन क्या है, तो इसमें हमें t इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, अभी तो जस्ट फंक्शन आया है। तो फाइनल आंसर विल बी डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स इज गिवन बाय 20 प्लस 10 इंटू 1, क्योंकि टाइम की जगह 1 रखना है, प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। तो 20 तो 20 होता है, 10 इंटू 1 10 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है और 1 क्यूब भी 1 होता है। तो 20 30 31 32 मीटर्स, ये फाइनल आंसर है फर्स्ट का। ठीक है, इसके बाद पहुंच गए हम बी पार्ट पे, एसिलरेशन टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी दिया हुआ है 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर। सो बी एसिलरेशन इज नथिंग बट dv बाई dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v। v क्या है, v है 10t प्लस टी स्क्वायर प्लस, नहीं ये नहीं है, ये है v 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर। तो 10 का डिफ्रेंसीशन 0, 2t का डिफ्रेंसीशन 2, 3t स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन 2 इधर आके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6t। तो आंसर हो गया इसका 2 प्लस 6t। दिस इज एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं कि हमने अगर वन डायमेंशन मोशन में स्टडी कर रहे हैं तब तो एक ही डायमेंशन की चीज़ें आएंगी, लेकिन अगर 3 डायमेंशन में आ गई चीज़ तब क्या करना है, तब हमें कंपोनेंट्स ले लेना है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, एक वर्ड पढ़ा था हमने, ब्यूटी ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर की ब्यूटी क्या होती थी कि हम अगर किसी भी एक वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें तो वो दो कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो व्हाट वाज द ब्यूटी ऑफ वेक्टर, कि इफ़ वी रिजॉल्व
any vector into two mutually perpendicular components. Then those two mutually perpendicular, तो 2 डायमेंशन में 2 और 3 डायमेंशन में 3, तो those mutually perpendicular components are independent of each other. इंडिपेंडेंट मतलब इसके मोशन को हम अलग से एनालाइज कर सकते हैं और इस मोशन को हम अलग से एनालाइज कर सकते हैं. सो विच हेल्प अस टू क्रिएट अ फैक्ट दैट कि अगर 2 डायमेंशनल मोशन है या 3 डायमेंशनल मोशन है तो उस पूरे मोशन को 3 स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्ट्रीब्यूट कर लो और उनको सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर उन्हें वापस मर्ज कर लो. ठीक है. सो कंपोनेंट्स लेके हम किसी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन को रिस्पेक्टिव सिंगल स्ट्रेट लाइन मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, तो पहले तो अपन लिखते हैं कि 2 डायमेंशन मोशन कैन बी रिजॉल्व्ड in 2 dimensions, x and y. ठीक है. And 3 dimension motion can be resolved in 3 dimensions, x, y and z, and can be treated as two separate टू किसके लिए, 2 डायमेंशन के लिए, एंड और 3 सेपरेट 3 डायमेंशन के लिए स्ट्रेट लाइन मोशन. ठीक है. तो कहने का मतलब, एक मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो. ऊपर लिखा है वो भले ही समझ में ना आए, लेकिन ये समझ में आ जाए तो मतलब ये समझना कि आज का तुम्हारा दिन मुकम्मल हो गया. तो फॉर एग्जांपल कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल मोशन. जिसमें हमने बॉल को यहाँ से फेंका है ग्राउंड से कुछ रैंडम एंगल पर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है. ठीक है. तो ये कैसा जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा. ये गया ऐसा और ऐसे जाके दूर दूर कहीं पे गिर जाएगा. ठीक है. तो ये किस टाइप का मोशन है, 2D मोशन है, दिख रहा है. ठीक है. तब इसको कंसीडर करो. लेट से दिस ऑब्जेक्ट वाज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u विथ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है. तो अब इस मोशन को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 अलग अलग एक्सिस में रिजॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. तो अब सारी चीज़ें एनलिस्ट करते हैं. यहाँ पे अपन यहाँ पे एक्स एक्सिस का मोशन और यहाँ पे वाई एक्सिस का मोशन. ठीक है. तो सबसे पहले एक्स एक्सिस, तो इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेते हैं पहले तो 2 कंपोनेंट्स में. एक तो हो जाएगा u cos थीटा और y के अलॉन्ग हो जाएगा u sin थीटा. ठीक है. तो x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन इज u cos थीटा एंड इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज u sin थीटा. ये बात समझ में आई? हाँ सर. ठीक है.
अब किसी भी पॉइंट पे ऐसे मुझे बताओ एसिलरेशन कहाँ है? एसिलरेशन तो नीचे साइड ही है, मतलब वो किसके अलोंग, एक्स के अलोंग तो है ही नहीं कुछ एसिलरेशन। पूरा का पूरा एसिलरेशन नीचे साइड है, जी जिसका मैग्नीट्यूड है। सो एसिलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0 एंड एसिलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज -g। ये वाली बात समझ में आई? पहले क्या उसने फेंका था तब तो था ना। नहीं, तब भी नहीं था। वो तो सीधा इसलिए जा रहा है, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में इसलिए ट्रैवल कर रहा है क्योंकि इसका एक कंपोनेंट है वेलोसिटी का इस तरफ। अगर वो ज़ोर लगा के एकदम ऊपर फेंकता, एकदम ऊपर एग्जैक्टली, तो ये एकदम ऊपर जाता और फिर नीचे आ जाता। लेकिन क्योंकि उसने ज़ोर लगा के एंगल पे फेंका है, इस वजह से आगे गया है, नहीं तो आगे नहीं जाता। तुम तो Yes, चलो sir. टेक्निकली ऐसे देखो ना, एसिलरेशन किधर है? पूरा एक्स और वाई एक्सिस में तुमने एसिलरेशन केवल इस तरफ मार्क किया। तो अब इसके हमको कंपोनेंट्स लेने हैं, यहाँ पे मार्क कर लिया एसिलेशन को। तो कंपोनेंट्स लेने हैं अगर एक्स और वाई में, तो एक्स में तो कोई कंपोनेंट ही नहीं आया, पूरा का पूरा ये वाई के अलॉन्ग ही है। तो इसलिए एक्स में एसिलरेशन इज़ 0 और वाई में एसिलरेशन इज़ -g। इस चीज़ को अपने अंदर उतारो अच्छे से, ठीक है? Yes, sir. तो ये हमने सेपरेटली दो इसके बाकी सारी चीज़ें लिख ली, ठीक है? टाइम वही रहेगा, जैसे अगर इस एक्सिस में मान लो सपोज वो यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है, तो एक्स एक्सिस में भी यहाँ पहुँचने में उतना ही टाइम लगा, वाई में डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे वहाँ पे भी उतना ही टाइम लगा। तो टाइम एक ऐसा डायमेंशन है जो इन दो स्पेस डायमेंशन को जोड़ता है। टाइम इज सेम फॉर बोथ डायमेंशंस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम इज सेम फॉर बोथ डायमेंशंस, ठीक है? तो टी एक्स और टी वाई को हम ऐसे अलग अलग नहीं लिखेंगे, उसको एक ही टी लिखेंगे। कभी ऐसे गलती मत करना कि टी एक्स अलग लिख रहे हो, तो यहाँ भी टाइम टी है और यहाँ भी टाइम टी है। तो ऐसे अब याद रखने के लिए भी, क्योंकि पहली बार लिख रहे हैं, ऐसे लिख लेते हैं टी एक्स इज़ टी एंड टी वाई इज़ ऑल्सो टी, है ना? अब इनके बेसिस पे हम कुछ इक्वेशन लगा के कुछ कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ से यहाँ पहुँचना है इसे, तो कोई बोले कि बताओ टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट करो यहाँ से यहाँ, या कोई बोले कि मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करो कि ये ज़मीन से कितने ऊपर तक पहुँचा, ये वाली हाइट कैलकुलेट करो, ये वाली। तो ये जो हाइट है ये वाई एक्सिस में है या एक्स एक्सिस में है? जल्दी से बताओ। Why? वाई में है, तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे? वाई में। तो लेट्स से इस पॉइंट को बोल देते हैं ए। अब वो ऐसे तो ट्रैवल किया नहीं है, ट्रैवल तो ऐसे ही किया है, लेकिन तब भी हम इसको वाई में लगा सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो हमने इक्वेशन लगाई, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ठीक? पूरी की पूरी वेलोसिटी। तो एट पॉइंट ए वेलोसिटी बिकम्स हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब कि पूरी की पूरी वेलोसिटी एक्स में आ गई है। सो वी वाई इज़ 0, तो एट पॉइंट ए वी वाई इज़ 0। ये बात समझ में आ रही है? वाई कंपोनेंट ही नहीं रहेगा उसका। तो हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ कर ली? हमें वाई में क्या क्या पता है? वाई में यू पता है, वाई में ए पता है, वाई में वी पता है। हमें क्या निकालना है? एस निकालना है। टाइम तो तीनों में ही आता है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहले किसी का एक का इस्तेमाल करके टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम निकाला, पहली इक्वेशन यूज़ की, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसे हम केवल y में यूज़ कर रहे हैं, x से कोई मतलब ही नहीं है, भूल गए x को, y में यूज़ कर रहे हैं इसे। सो वी वाई इज़ 0, यू वाई इज़, यू वाई देखो क्या था, u साइन थीटा, u साइन थीटा प्लस ए वाई कितना था? -g, और यहाँ से t। तो समय कितना आया? समय आया u साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा बाई जी। यानी कि ऊपर तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगा? ऊपर तक पहुँचने में यहाँ से यहाँ तक उसे u साइन थीटा बाई जी लगा। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें तो h कैलकुलेट करना है। तो h के लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ करें? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है? अच्छा,
टाइम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, तीसरी इक्वेशन से डायरेक्टली आ जाता, उसमें टाइम नहीं आता। ठीक है, तो एनीवेज ये यूज़ कर लेते हैं। तो v कितना है फाइनली, y डायरेक्शन में लगा रहे हैं ये इक्वेशन, तो वी वाई माइनस यू वाई इक्वल्स टू 2ay इंटू एस वाई। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है a पॉइंट पे 0, तो ये 0 आया। यू वाई, शुरुआत में y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी, u साइन थीटा, तो है u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू 2 तो 2 है। एक्सीलरेशन कितना है y डायरेक्शन में, -g, और डिस्प्लेसमेंट कितना है y डायरेक्शन में, वही तो निकालना है, h बोल दिया उसे, तो इसको रीअरेंज किया तो h की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यानी कि इतनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा वो। y डायरेक्शन में इसकी हाइट इतनी है। ठीक है, नोट करो इसको अच्छे से। So what we were doing, we were calculating maximum height in vertical direction. वर्टिकल डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हाइट का वर्टिकली ही नापते हैं हाइट, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, केवल वाई में, मतलब क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ मैं, इसकी सोल पकड़ने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा बाय दैट टाइम, अगर अभी समझ नहीं आया तो। कि सोल क्या है इसकी, कि हमने एक्स डायरेक्शन में अलग रिजॉल्व कर लिया सारी चीज़ों को, वाई डायरेक्शन में अलग रिजॉल्व कर लिया, और क्योंकि हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो वाई डायरेक्शन से संबंध था जिसका, तो हमने केवल वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाई। ये देखो एक्स से कोई मतलब ही नहीं है, एक्स वाली कंपोनेंट की चीज़ें ली ही नहीं इन्हें सॉल्व करने के लिए, ये सब हम वाई में लगा रहे थे। एक्स में लगाते तो एक्स की चीज़ें निकल के आ जाती, है ना। तो हमें सोल पकड़ना है इसका, कि वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एंटायर सिचुएशन इन 2 सेपरेट डायमेंशन, और फिर उसके बाद सेपरेट डायमेंशंस में इक्वेशंस लगा रहे हैं। तो अभी इसको नोट करो। लिखा। बस थोड़ा सा बात। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें दिमाग लगाते हैं। तो लिखो एक क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, अ पार्टिकल ऑफ mass 1 kg has a velocity of 2 kg, ना kg नहीं, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकेंड होगी, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन acts on the particle for 1 second, acts on the particle for 1 second in the direction perpendicular to its initial velocity, to its initial velocity. So find the velocity and displacement of the particle, find the velocity and displacement of the particle
and displacement of the particle at the end of 1 second. ठीक है, तो अब इसको हम अच्छे से सोचेंगे, ज़रा सा पढ़ेंगे। पहले तो क्वेश्चन लिख लो और जैसे क्वेश्चन लिखा जाए मुझे बताओ। हो गया सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड पढ़ा। तो क्या लिखा हुआ, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 किलो, 1 किलो का पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने 1 किलो का यहाँ पे पार्टिकल बनाया, ये लो भाई, और उसकी वेलोसिटी है, लेट्स से यहाँ इस तरफ जा रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड से, इस मोमेंट पे इस तरफ जा रहा है। अब अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, 2 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स उस पर लगा। कांस्टेंट मतलब कि चेंज नहीं हुआ, कभी 1.9 नहीं हुआ, कभी 2.2 नहीं हुआ, एकदम 2 न्यूटन लगता रहा। एक्स ऑन द पार्टिकल फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए लगा, अगले 1 सेकेंड के लिए, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। किस तरफ लग रहा है फोर्स, इस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लग रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन हमने इस तरफ मार्क किया। ठीक है, सो फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगे जा रहा है इससे। ठीक है, नहीं इनिशियली इस तरफ है, फिर कांस्टेंट फोर्स है, इसका मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। तो क्योंकि ये इस तरफ जा रही है, फोर्स लगने की वजह से ये थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी और इसका पार्ट ट्रैवल कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन में ना होते हुए। अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में होता जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, तब तो स्ट्रेट लाइन जाता, लेकिन अब फोर्स उससे अलग डायरेक्शन में, इसलिए ये थोड़ा सा टिल्टेड जाएगा। तो बस ऐसे सोच लिया, बस ऐसी ज़रूरत नहीं हालांकि उसकी, लेकिन ऐसे ही बस सोच लिया कि उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, 1 सेकेंड के लिए। तो अब क्या करें इसको, तो इसको हम दो डायरेक्शन मोशन हो गया ये तो, है ना, क्योंकि 1 डायरेक्शन मोशन तो है नहीं ये, एक स्ट्रेट लाइन में चलता तो 1 डायरेक्शन होता। तो हमने इसको 2 अलग अलग डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो हमने बोला कि ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। इसके मुताबिक हम सारा साइन कन्वेंशन और सारी चीज़ें डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, वो पूरी की पूरी एक्स डायरेक्शन में। सो नाउ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एंटायर सिचुएशन इन 2 सेपरेट डायमेंशन, एक तो वाई डायरेक्शन और एक एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में शुरुआत में वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पूरी की पूरी 2 मीटर पर सेकेंड उसी तरफ है, तो हम लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वाई डायरेक्शन में शुरुआत में वेलोसिटी कितनी है, 0। क्यों, क्योंकि शुरुआत की वेलोसिटी केवल एक्स डायरेक्शन में ही है, वाई में नहीं है। अच्छा, फोर्स किस तरफ है, फोर्स है 2 न्यूटन का नीचे की तरफ। अच्छा, तुम्हें एक चीज़ पता है, फोर्स का तो अभी कोई काम नहीं, एक्सेलरेशन का काम है। तो F इक्वल टू एम ए होता है अगर मास कांस्टेंट हो तो ये बात हम सबको पता है। तो फोर्स इज इक्वल टू 2, मास इज़ 1 kg, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन मार्क कर देते हैं हम इसका, तो फोर्स की बजाय हम एक्सेलरेशन मार्क करते हैं, क्योंकि हमें इफेक्ट ऑफ मोशन से मतलब है, कॉस ऑफ मोशन से मतलब नहीं है। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ, तो ये ओवरऑल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे दोनों एक्सिस में, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आया, 0, एंड वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आई, इतना समझ में आ गया ना, फिर आगे तो बहुत ईजी है। रिजोल्यूशन समझ में आया 2 अलग अलग डायरेक्शंस में, इसके बाद तो फिर अपन कुछ भी कर लेंगे। आया समझ में, बताओ ये कैसे लिखा, आमोग एंड नवींद्र। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। सवाल में क्या पूछा है, इस पे जोर डालते हैं। तो सवाल में पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड।
तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स में भी हुआ है और कुछ वाई में भी हुआ है। मान लो सपोज यहाँ पे पहुँच गया वो लेट्स से 1 सेकेंड के बाद, तब तो वो कुछ एक्स में भी ट्रैवल हुआ और वाई में भी ट्रैवल हुआ है। तो हम एक्स का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकालेंगे, वाई का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकालेंगे। वेलोसिटी भी उसकी कुछ ऐसे है, मान लो सपोज इस रैंडम डायरेक्शन में, तो कुछ एक्स में भी है और कुछ वाई में भी है। तो उसकी ओवरऑल वेलोसिटी को हम एक्स वाले को यहाँ से निकालेंगे और वाई वाले को यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, समय दोनों के लिए सेम रहेगा। 1 सेकेंड की चर्चा कर रहे हैं तो टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो बस ये 4 क्वांटिटीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम x कैलकुलेट करते हैं। तो x के लिए क्या लगाएं, x डायरेक्शन वाला मोशन लगाना पड़ेगा। x डायरेक्शन में इक्वेशन लगानी पड़ेगी। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होता है x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो पूरी इक्वेशन है ये हमें x डायरेक्शन में लगानी है। x डायरेक्शन में लगानी है, इसका क्या मतलब, डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में आना चाहिए, मतलब ये x होगा। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन वाली चाहिए, मतलब ये ux होगी। टाइम तो दोनों के लिए सेम होता है। प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन x डायरेक्शन वाला लेना पड़ेगा इंटू टी स्क्वायर। तो ये निकालना है x, तो निकालो। ux कितना है, ux देखो यहाँ से, ux इज़ 2। समय कितना है, समय इज़ 1 सेकेंड, तो 1 प्लस हाफ। ax कितना है, ax है 0, तो 0 इंटू टी स्क्वायर, टी इज़ 1। कुल मिला के 2 मीटर्स आ गया। ठीक है, मतलब x में कितना ट्रेवल किया, 2 मीटर। ठीक है भाई, फिर दूसरा y निकालेंगे। y निकालने के लिए किस डायरेक्शन में इक्वेशन लगानी पड़ेगी, y डायरेक्शन में। इसका मतलब h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगानी है हमें y डायरेक्शन में, y एक्सिस में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखें, y एक्सिस का, यानी कि y। u की जगह क्या लिखें, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। t की जगह तो टाइम तो किसी भी डायरेक्शन में सेम होता है, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या लिखें, एक्सेलरेशन लिखें ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब लगाया तो y कैलकुलेट करना है। व्हाट इज़ यू वाई, यू वाई इज़ 0, तो 0। व्हाट इज़ t, t इज़ 1 प्लस व्हाट इज़ हाफ, हाफ इज़ हाफ। ए वाई इज़ -2, तो -2 इंटू टाइम का स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास 2 से 2 कट गया, -1 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 मीटर। इसका मतलब x में ट्रैवल किया 2, y में ट्रैवल किया -1। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही होगी। ये x एक्सिस थी हमारी, ये y एक्सिस थी। कहाँ कितना ट्रैवल किया, ये x में 2 ट्रैवल किया, तो ये मार्क किया हमने 2। y में ट्रैवल किया -1, तो इफ़ेक्टिवली ये यहाँ पे कहीं पे होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका। ठीक है, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1। तो ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करें, अब दोनों को मर्ज कर दो। सो नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट को बोल देते हैं एस। एस इज़ नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स कितना आया 2, तो 2 आई कैप। वाई कितना आया -1, तो यानी कि -j कैप। इतना मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ ले कोई, तो मैग्नीट्यूड कैसे बता दो, 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि √5 मीटर्स। ये आंसर हो गया डिस्प्लेसमेंट का। नोट करो इसको। अब ऐसे ही वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। सो नेक्स्ट, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस ए टी, है ना। यहाँ पे यू वाई प्लस ए वाई टी। ये x डायरेक्शन में लगाई हमने इक्वेशन, और ये y डायरेक्शन में लगाई। तो रिस्पेक्टिव x डायरेक्शन में वेलोसिटी और y डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, ux कितना था, ux था, चलो देखो ऊपर, ux था 2 मीटर, तो 2 मीटर आया यहाँ पे। प्लस ax कितना था 0, तो कुल मिला के vx कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
सिमिलरली यू वाई ज़ीरो था, ए वाई कितना था -2, सो -2 इंटू 1, सो वी वाई कितना आ गया, वी वाई आ गया -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब नेट वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर दें, उसको बोल देते हैं v, सो दैट इज़ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, सो 2 आई कैप, एंड वी वाई इज़ -2, तो -2 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये नेट वेलोसिटी हो गई। अब ये कैसे जा रहा हो, कैसा दिख रहा होगा, तो हमारी 2 आई कैप इस तरफ है, तो ये एक्स एक्सिस में 2 आई कैप बना दिया, और -2 नीचे बना दिया, ये 2 ये -2। इफ़ेक्टिवली जो वेलोसिटी है उसकी वो इस डायरेक्शन में होगी, है ना। और जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का रूट, 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस ये 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 प्लस 4 इज़ 8, सो 8 इज़ 2√2 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड होगा इसका कितना, मैग्नीट्यूड होगा 2√2। और डायरेक्शन वाइज देखना है अगर, तो इस ट्राइंगल को देखो, इसी ट्राइंगल को कंसीडर करो, ये 2 है और ये भी 2 है, एक्स एक्सिस इस तरफ है, वाई एक्सिस ऊपर साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा, दिख रहा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज टू द एक्स एक्सिस ऐसा लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन क्या होगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज टू द एक्स एक्सिस। ऐसे डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नोट करो इसको। सॉरी, ठीक है, हुआ नोट। हो गया सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन of a particle at time t is equals to 0, r u is equals to 2 I cap plus 3 j cap meter per second, and a is equals to 4 I cap plus 2 j cap meter per second square respectively। ठीक है, तो find the velocity and displacement, find the velocity and displacement of particle at t is equals to 2 seconds. So given a remains constant. ठीक है, तो क्या सवाल है, सवाल को अच्छे से पहले तो नोट किया, नोट करने के बाद वर्ड बाय वर्ड पढ़ना शुरू किया। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिए पार्टिकल के t इक्वल टू 0 पे, ये शुरुआत की वेलोसिटी है। अच्छा, आई कैप और जे कैप का टेंशन उसने फिगरेटिवली ना देते हुए, ज्योमेट्रिकली ना देते हुए
वेक्टोरिकली लिख के दे दिया मैथमेटिकली, तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, वेक्टोरिकली दिया है। एंड एक्सीलरेशन इज 4i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है वेलोसिटी बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ सॉरी, और डिस्प्लेसमेंट बताओ पार्टिकल का, कब, जब समय हो जाए 2 सेकेंड, और दिया हुआ ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है मतलब इतना ही रह रहा है हमेशा ये, ठीक है। तो बस u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, a कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की जा सकती हैं। तो क्या वैलिड है, ये 3 वैलिड है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये वैलिड है यहाँ पे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेलोसिटी, यानी कि ये पहली इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। तो v इज इक्वल्स टू यू कितना दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप, तो 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टोरिकली ही लिख दिया यहाँ पे, ये वेक्टर इक्वेशन होती है ना। प्लस ए क्या है, 4i कैप प्लस 2j कैप, 4i कैप प्लस 2j कैप, समय कितना 2 सेकेंड पे बोल रहा है, तो 2, सो इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 टू द 8, 8i कैप प्लस 2 टू द 4, 4j कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास है 2 इंटू 2 प्लस 8, तो दैट इज़ 10i कैप, और 3 प्लस 4 दैट इज़ 7j पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो हो गई अपने पास वेलोसिटी। अब क्या पूछा है सेकंड, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाली। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें बस भरना है सारी चीज़ें। यू कितना है, यू है 2i कैप प्लस 3j कैप, समय कितना है 2 प्लस हाफ, ए कितना है 4i कैप प्लस 2j कैप, 4i कैप प्लस 2j कैप, कांस्टेंट है ना इसलिए यूज़ कर पा रही है सब। फिर टाइम का स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, रख दिया, सॉल्व किया, 2 टू द 4i कैप, 2 3 द 6j कैप, ठीक है, प्लस इज प्लस, यहाँ एक 2 से एक 2 कट गया, तो 2 इंटू 4 8 i कैप प्लस 2 इंटू 2 4j कैप। अब ऐड कर दिया 4i कैप और 8i कैप 12i कैप, 6j कैप प्लस 4j कैप प्लस 10j कैप, सब कुछ ऐसा यूनिट में, फिर डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा यूनिट में आएगा, दैट इज मीटर्स। ये आंसर हो गया। आई बात समझ में, नोट करो इसको। तो पिछले क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन उसने ज्योमेट्रिकली दी थी उससे हमने वेक्टोरिकली डेवलप की थी, अलग अलग सॉल्व किया था, वो यहाँ पे वेक्टोरिकली ही दे दिया। अलग अलग सॉल्व कैसे किया हमने, देखो हमने आई कैप वाले को जे कैप से मल्टीप्लाई या डिवाइड या कुछ नहीं किया, आई कैप को हमने आई कैप से ऐड किया शांति से, इसका मतलब आई और जे में इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया इक्वेशन को, ठीक है। नोट करो इसको, फिर बताओ मुझे। चलो लिख लिया। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल in xy plane, in xy plane at any time t, at any time t is given as
given as v is equals to 2t I cap plus 3t square j cap meter per second. So at t equal to 0, particle starts from the coordinates 2, 4. So find a part acceleration of the particle at t is equals to 1 seconds, and b position vector and coordinates of the particle at t is equals to 2 seconds. ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है. क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन एट एनी टाइम टी इज़ गिवन एज. किसी वाई टाइम टी पर वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है. ठीक है, वेक्टोरिकली दिया हुआ है. एट टी इक्वल टू 0, जब समय शून्य है तो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स 2, 4 है. मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 4 है. इसका मतलब कि 0 से नहीं शुरू हो रहा है. मतलब कि वो जो लिमिट्स में 0 रखते थे डिस्प्लेसमेंट को, वहाँ पे 0 नहीं, ये रखना है. सो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड. 1 सेकेंड पर उसका एक्सीलरेशन फाइंड करो. दूसरा, पोजीशन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकेंड्स. ठीक है, तो कुल मिला के अगर पहले सवाल को सॉल्व करना है तो एक्सीलरेशन निकालना है. एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन इज dv/dt, मतलब जो एक्सप्रेशन दिया हुआ उसका डिफ्रेंसिएशन. तो 2t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 2t का डिफ्रेंसिएशन होगा 2 आई कैप हो गया. ठीक है, फिर 3t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 3t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 6t जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये एक्सीलरेशन आ गया यहाँ पे. ठीक है, क्लियरली दिख रहा है ये वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है यहाँ. तो दिस इज वेरिएबल, सो इक्वेशन ऑफ मोशन कैन नॉट बी यूज्ड. ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही यूज़ करनी पड़ेंगी. तो पहले का तो आंसर हो गया. तो क्या t इक्वल टू 1 पे चाहिए. सो एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड्स. तो इस एक्सीलरेशन की एक्सप्रेशन में 1 सेकेंड रख दिया. 2 तो 2 ही रहेगा, 2 आई कैप प्लस 6t, 6 इंटू 1 जे कैप, ये हुआ 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आंसर है इसका, पहले वाले का. दूसरे वाले में पोजीशन वेक्टर चाहिए. पोजीशन वेक्टर मतलब कि डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, और कोऑर्डिनेट्स चाहिए. कोऑर्डिनेट मतलब कि पोजीशन वेक्टर आ गया तो कोऑर्डिनेट तो मिल ही जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर पोजीशन वेक्टर निकाल ली हमने किसी तरीके से, मान लो सपोज ये है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है, मान लो सपोज अल्फ़ा, मतलब जस्ट मान लो सपोज इसका कोऑर्डिनेट्स हैं a, b. तो a क्या है? a है ये और b है ये. तो हम इसका वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? ए आई कैप प्लस बी जे कैप. मतलब पोजीशन वेक्टर निकाल लो तो कोऑर्डिनेट्स तो निकल ही आएंगे. ठीक है, तो कोई बात नहीं, बी का हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं. पोजीशन वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट जैसी चीज़ कि एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो इसको हम दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में लिख लेते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन. एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 2t. सो वी एक्स इज 2t, क्योंकि वो 2t आई कैप लिखी हुई है वहाँ पे, मतलब 2t एक्स डायरेक्शन में. वाई डायरेक्शन में कितनी है? 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर. अब ये क्या होती है? वी एक्स क्या होता है? वी एक्स इज़ नथिंग बट डी एक्स बाई डी टी, और 2t तो ये इसके बराबर. और यहाँ पे वी वाई क्या होता है? डी वाई बाई डी टी. तो अब जब इनको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास x और y निकल के आ जाएगा. तो इसको ऑन द फ्लोर ले लिया यहाँ पे. सो डी एक्स इज इक्वल्स टू
2t/dt, ये इंटीग्रल रिलेशन बन गया। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बोला उसने कि शुरुआत में उसका कोऑर्डिनेट 0 नहीं था, शुरुआत में उसका कोऑर्डिनेट था 2,4, मतलब x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू 4 थी। तो जब शुरुआत में समय 0 था तो x कितना था 2। रैंडम टाइम t कितने समय पर पूछा है 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे x कितना हो जाएगा ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट्स लगाएंगे 2 से x, तो इट विल बी x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, इसमें 2 बाहर, t dt का इंटीग्रेशन, t dt का इंटीग्रेशन इज t स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक 0 से 2, लिमिट्स लगाएंगे तो ये कितना आएगा 2 स्क्वायर दैट इज़ 4/2 माइनस 0, तो x माइनस 2 इज़ 4/2 माइनस 0। तो यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू आई 2 + 2 दैट इज़ 4, x कोऑर्डिनेट तो निकल गया। y के लिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिया ऑन द फ्लोर, सो dy इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर dt, लिमिट्स लगाई। जब समय 0 था तो y कोऑर्डिनेट कितना था 4, जब समय 2 सेकंड हो जाता है y कोऑर्डिनेट वही तो निकालना है। तो ये यहाँ से क्या बनेगा y माइनस 4 और यहाँ से 3 बाहर। अच्छा एक गड़बड़ कर दी यहाँ पे, 2 को तो नज़रअंदाज कर दिया, तो 2 भी आएगा यहाँ से, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा तो यहाँ 4 बचेगा, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो अपने पास आएगा x इज इक्वल्स टू 6, सो x इज 6। ठीक है, अब वापस आ जाओ इसमें y को सॉल्व करने में, तो y माइनस 4, यहाँ से 3 बाहर, और इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ t³/3, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक 0 से 2, तो जब 2 रखेंगे t की जगह तो 2³ दैट इज़ 8 आएगा। ठीक है, तो y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 0, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई 12। इसका मतलब कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, शुरुआत में उसका कोऑर्डिनेट था 2,4, 2,4, फाइनली उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, फाइनली उसका कोऑर्डिनेट हो गया 6,12, 6 यहाँ चले 12 यहाँ लो, मान लो सपोज यहाँ पे शुरुआत में 2,4 और फाइनली 6,12। ठीक है, तो उसने कहा क्या पोजीशन वेक्टर बतानी है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर तो हम शुरुआत में ये पोजीशन वेक्टर थी, फाइनली ये पोजीशन वेक्टर हो गई, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर इज, उसको लिख देते हैं पोजीशन वेक्टर फाइनल इज 6i कैप प्लस 12j कैप, ये आंसर हो गया। और कोऑर्डिनेट्स, फाइनल कोऑर्डिनेट्स इज 6,12, ये आंसर होगा इसका। आई बात समझ में? हाँ सर। है ना, यूनिट भी लिख दो इसकी कि ये मीटर में होगा, ये भी कोऑर्डिनेट्स मीटर में होंगे, मतलब कि 6 मीटर, 12 मीटर, ऐसा सेल्फ अंडरस्टूड है वो तो, क्योंकि ऐसा यूनिट में ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, नोट करो इसको अच्छे से। इसके बाद आ जाते हैं अपन होमवर्क पे, कि होमवर्क क्या है आज की क्लास का। तो एज़ यूजुअल 2 पार्ट में होमवर्क है, जो एक पार्ट है टू बी डन राइट आफ्टर दिस क्लास, पहला derive equations of motion using calculus, जो हमने किया उसको देख के फिर से दोबारा करना है, नोटबुक में लिखना है। ठीक है, प्रैक्टिस होगी तभी उसमें फ्लो बनेगा। और रिवाइज द कंप्लीट नोट, रिवाइज द कंप्लीट notes. So this have to be done right after this, and
to be done before next class. Exercise, conceptual exercise. नहीं conceptual नहीं, introductory exercise नाम है इसका. Introductory exercise 6.6. इसमें 5 क्वेश्चंस हैं. And introductory exercise 6.7. इसमें 3 क्वेश्चंस हैं. इसको लगेगा हार्डली आधा घंटा, हाफ एन आवर. और इसको लगेगा इसमें भी आधा घंटा. ठीक है, पुराना जो पेंडिंग काम है वो भी कंप्लीट करो, है ना. लेकिन पुराना काम बाद में Yes, करना, sir. पहले सबसे प्रायोरिटी पे ये करो अभी. और बिल्कुल मिस आउट मत करो प्लीज़, क्योंकि अगर तुम्हारा मिस आउट होते गए तो ये एकदम वैसा हो जाएगा कि आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. और पुराने मतलब समझ रहे हो कि क्लास अटेंड करना, अप्रिशिएट करना तो एक पार्ट है ही लर्निंग का, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस लर्निंग के को तुम अप्लाई कर पा रहे हो क्या. तो अप्लाई तुम तभी कर पाओगे जब तुम करोगे. अगर होमवर्क नहीं किया या स्किप हो गया और फिर अगली क्लास में आ गए तो अब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं बनी है, फिर भी तुम अगली क्लास का लेक्चर सुन रहे हो, तो अब पुरानी अंडरस्टैंडिंग लैग्ड है, नई अंडरस्टैंडिंग बनेगी वो भी लैग्ड बनेगी. सो प्लीज़ जो होमवर्क कहा जाए वो उसको कंप्लीट करो. तुम्हारा हर जगह सिलेक्शन होगा, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत लो, बस तुम करो बस, है ना. तो डोंट डू लाइक दिस, कंप्लीट द होमवर्क बिफोर द क्लास. चलो बाय बाय. Bye, sir. बाय सर.